ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। उसके अंदर हमने तकरीबन HTML को हमने कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने CSS को कवर करना है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, ठीक है। ये आपका, अच्छा, ये सेम स्लाइड है जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। तो इसके अंदर आपके पास HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। ये 3 चीजें हैं, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जावा सॉरी वेब डेवलपमेंट के लिए। और इन्हीं को लर्न करना ज़रूरी है अगर आप वेब डेवलपमेंट में आगे किसी भी फील्ड में जाते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ों को लर्न करना ज़रूरी है। सबसे पहले HTML था। HTML हमने लास्ट 3 क्लासेस में कवर कर लिया, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हम बेसिकली पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती, कलरिंग वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता। जस्ट एक पेज का स्ट्रक्चर होता है। देन हमारे पास आ जाती है CSS, जिसके थ्रू आप सेम अगर आप हाउस को देखें तो, और इसमें फर्क ये है कि ये आपका स्टाइलिंग आ रही है इसके अंदर, और इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं थी। फिर हमारे पास है लॉजिक। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके अंदर आपने डिजाइनिंग करी। अब लॉजिक किधर आती है? अगर आप घर की एग्जांपल लें तो अगर आप बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं, पंखे को चला रहे हैं, ठीक है, तो जो काम जिसमें लॉजिक आ जाए ना, वो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है। अगर सिंपल डिजाइनिंग है और HTML पहले मोटे सिर्फ कांगड़ा भी उड़ के जल्दी कर। सिर्फ डिजाइनिंग है, तो फिर आप जो है ना वो CSS यूज करें। लेकिन अगर कुछ लॉजिक आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है उसके अंदर स्लाइडर चल रहा है, ठीक है, कोई वेबसाइट है जिसके अंदर फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी JS के थ्रू ही होंगी। कोई CSS HTML के थ्रू आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CSS क्या है? CSS की फुल फॉर्म है आपके पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट सर इसका आपकी नाम है। आवाज क्या थी? जी, आपकी आवाज बताएं। हेलो, जी आवाज नहीं सर, आ रही आपकी मेरी? सर आ रही बहुत कम आ रही। कोई और बताएगा मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही? फिर हम कुछ, हेलो। जी सर, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। अ, उमेर, आप अपनी तरफ देखें, यहाँ सही आवाज आ रही है। अच्छा, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है? किसी भी पेज के ऊपर कुछ स्टाइलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन करें यहाँ पे, हाँ, कोई भी ओपन कर लें आप कहें आपने जियो न्यूज़ की वेबसाइट ओपन करनी है, तो इसके अंदर आपको जितने कलर्स नजर आ रहे होंगे, जितनी लेआउटिंग नजर आ रही होगी कि आप लोगो इस तरफ राइट पे आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो सारी की सारी आप CSS के थ्रू ही करते हैं। ये पेज जब तक लोड होता है हम देखते हैं, ठीक है। ये लोड हो जाए हम फिर देखते हैं। अच्छा, जब CSS होता है क्या? CSS भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह HTML एक लैंग्वेज थी, CSS भी एक लैंग्वेज है, जो कि यूज होती है लाइक स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए। डॉक्यूमेंट आप लोग को पता है, जो भी आप HTML का पेज बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो उस डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग करने के लिए आप जो है ना CSS को यूज करते हैं, ठीक। अभी तक ये लोड नहीं हुई है, कोई और वेबसाइट उठा लेते हैं। अच्छा, तो इसमें लिखने के कुछ तरीके होते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से CSS को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम अपना प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास जो है ना आपके पास होगी क्लास 4, ठीक है। यहीं सिंपल इसके अंदर सेम आपने बनाना है index.html, और वही आप यहाँ पे दे दें, और ये आपकी क्लास हो जाएगी 4। और अभी के लिए हम इसमें
H1 लगा देते हैं, सही है। अच्छा, अभी आपकी जब तक ये वेबसाइट लोड हो गई, अब आप देखें कि आपको ये जो जितनी स्टाइलिंग नज़र आ रही है, ठीक है, जब हम इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो आप देखें इसके ऊपर हवर होता है, इमेज जूम होती है, और इसका कलर चेंज होता है। ये सारी की सारी चीज़ें सीएसएस के थ्रू होती हैं, ठीक है। आप विदाउट सीएसएस जो है ना एचटीएमएल के थ्रू इन सबको अचीव नहीं कर सकते। इस तरह ये आ रहा है कि आप माउस लेके आते हो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास सीएसएस के थ्रू ही हुई है। तो सीएसएस को लिखने के हमारे पास एचटीएमएल के अंदर तीन तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला जो तरीका है वो है आपके पास, सबसे पहला तरीका है आपके पास, अच्छा, इंटरनल सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस होती है, और फिर आपके पास होती है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है। इंटरनल सीएसएस हमेशा जो है ना हम लिखते हैं हेड के अंदर, ठीक है। कैसे? कि हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल का टैब टैग लगाते हैं, और यहाँ पे हमने जो भी सीएसएस लिखनी होती है ना हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी कहलाती है इंटरनल सीएसएस। अच्छा, ये इस तरह होगा। अच्छा, किसी को कोई सवाल हो तो आप दरम्यान में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरनल सीएसएस को लगाने के लिए आपको हेड के अंदर स्टाइल का इस तरह से टैब लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी इंटरनल होती है। और सेम अगर आप एक्सटर्नल चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप जो सीएसएस लिख रहे हो वो एक किसी और फाइल में लिखी जाए, तो आप एक फाइल बना लेते हो। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आप सीएसएस जो भी लिखोगे वो यहाँ पे अप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी स्टाइल के नीचे हेड में कहीं पर भी आपको उसको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक यार है लिंक सीएसएस। तो आप यहाँ पे रिलेशन दोगे कि ये स्टाइल शीट है। जो सीएसएस की फाइल होती है ना उसको हम कहते हैं स्टाइल शीट। तो रिलेशन में आपने कहा स्टाइल शीट, और एचरेफ में आपने क्या देना है, उस जो आपकी फाइल है उसका एड्रेस देना है, ठीक है। अभी अगर ये दोनों सेम रूट पे पड़ी हैं तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख के सीएसएस लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये ऐसा होता फॉर एग्जांपल के इस क्लास 4 के अंदर एक फोल्डर और बना हुआ है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया स्टाइल्स का। स्टाइल्स के अंदर एक सीएसएस पड़ी हुई है मेन डॉट सीएसएस, ठीक है। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक उसी तरीके से लगाएंगे। और ये मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि एक फाइल के अंदर आप एक सीएसएस फाइल लगाओ, आप मल्टीपल सीएसएस फाइल लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, अगर आपको किसी फोल्डर में से एक्सेस करना है तो आप डॉट स्लैश डालो। अब आप देखो सेम रूट पे, रूट का मतलब होता है कि सेम लेवल पे कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, स्टाइल्स का फोल्डर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस। ये जो मेन डॉट सी एस एस है ना ये सेम लेवल पे नहीं है, ये एक लेवल इसके अंदर है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉट आप ना भी लगाओ, अगर लगा देते हो तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टाइल्स के फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको मेन डॉट सी एस एस में जाना पड़ेगा। स्टाइल डॉट सी एस एस भाई, ये समझ आइए सबको, या किसी का कोई सवाल है इसमें? लो, ये इंटरेक्टिव क्लास है तो आप किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अगर सब चुप रहेंगे तो फिर मैं रिकॉर्ड करके ही डाल देता हूँ क्लास। जी सर। जी, किसी को कोई सवाल नहीं है इसमें? नो सर, सही है। आगे चलते। ठीक है। जी सर, आ रहा तो है, समझ आ रहा अभी है। के लिए हम इसको इसको सर बिल्कुल इग्नोर समझ करते में हैं, आ गया। और इस, ठीक है ठीक है, इस सीएसएस फाइल को यूज करेंगे, लेकिन अभी जो ये वाली सीएसएस फाइल है इसको कहते हैं आप एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। और फिर एक होती है
इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस आप स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है ना आप डायरेक्टली जो है ना अप्लाई कर देते हो ये सीएसएस। तो आप ये भी कर सकते हो। अब आपको ये सवाल आना चाहिए था आप लोग के जहन में कि हमें ये तीन तरीके क्यों हैं, हमारे पास क्या वजह है कि ये थ्री वेज हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं वो भी। इंटरनल सीएसएस जो है ना आप देखें ये इसी फाइल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, इस इंटरनल सीएसएस को हम किसी और फाइल के अंदर कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हैं ना, तो आपने तो एक दफा सीएसएस यहाँ लिख दी है। अब मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पेजेस हो, जितने भी हों, आप हर पेज के अंदर वो लगा सकते हो। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरनल होती है वो इधर ही रहती है। और फिर जो इनलाइन होती है वो तो और भी स्पेसिफिक हो जाती है। आपके फॉर एग्जांपल ये H1 के ऊपर मैंने लगाई है, तो ये इसी वाले H1 के ऊपर रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल लगाते हो ना और आप चाहते हो कि सारे H1 जितने H1 आ रहे हैं उन सबका कलर रेड हो जाए, तो फिर आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इसी पेज के ऊपर रहेगी, ये बाहर नहीं होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि सेम तरीका है, अगर ये हम यहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं या फिर इधर लिख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल को ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, बेस सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि लिखने का तरीका। ठीक है, जितनी भी आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे ना तो उन सबके सिंटेक्स होते हैं, लिखने के तरीके होते हैं। अगर आप उर्दू लिखते हो तो एक तरीका होता है, उसी को फॉलो करके आप जो है ना जो है ना आप सेंटेंस बनाते हो, वर्ड्स बनाते हो, सारी चीजें करते हो। इंग्लिश में भी होता है, हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आप उसमें अल्फाबेट्स की जगह जो है ना वो आप अलिफ बे पे लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं उन्हीं को यूज करके आपको पूरे पूरे एसेस भी लिखने हैं। ठीक है, पूरी पूरी बुक्स भी लिखनी है। अब वो जितने हैं उनसे ज्यादा तो आप अपनी मर्जी से ऐड नहीं करते, आप उनको मिक्स करके ही लिख दो। तो सेम सेंटेक्स होते हैं सीसेस के अंदर, आप उन सेंटेक्स को यूज करके काफी सारे रूल्स लिख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली रूल्स कहलाते हैं। तो अभी ये आपको जो है ना तीन चीजें बता रहा है। सबसे पहला आपको ये बता रहा है कि जो बेसिक सिंटेक्स है ये इधर आता है ब्रैकेट से इस तरफ, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास ब्रैकेट ऐसे लगता है और ब्रैकेट ऐसे क्लोज होता है। इसका मतलब ये है कि हमने सिलेक्टर का मतलब ये है कि हमने H1 को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जब हमने H1 को सेलेक्ट कर लिया है, इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, सीएसएस के प्रॉपर्टीज होती है, हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी जो एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है वो है कलर रेड की। तो इसका मतलब ये है कि पेज के अंदर जितने भी H1 होंगे, जितने भी, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया है कि H1 को आप पिक कर लो। ठीक है, तो उसमें जितने भी H1 होंगे उन सबका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो हम रूल लिखते हैं ना, हम प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं हमेशा, कोई भी आप रूल लिखेंगे सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू, और फिर ये आपको सेमी कॉलन देना जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर वो नीचे वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, इसके नीचे जितने भी है, तो ये देना जरूरी है, सेमी कॉलन, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी वैल्यू। अब इसको अप्लाई करते हैं इधर हम, इधर हमने H1 लिखा हुआ है, तो आप भी H1 इस तरह लिखें, ये हमारा सिलेक्टर हो गया और ये आपका ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको आपने कलर देना है। अब कलर आपके पास मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं आप रेड दें, कलर तो बहुत सारे हैं, आप ये उठा लें। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो जितने भी H1 है उन सब पे सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। और लेकिन हमें ये बात याद रखनी कि H1 हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ये अब अप्लाई हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए हम एक दो तीन H1 और डाल देते हैं पेज के अंदर। देखिए, अब आप जितनी भी इस पेज के अंदर H1 लिखेंगे ना, आपको बार बार कलर देने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा H1 को सिलेक्ट किया और उसको कलर दे दिया। ठीक है, इसके अंदर कोई इशू हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा, फिर वही जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो है ना इंटरनल बोलें आप इसको, या आप स्टाइल टैग के थ्रू बोलें, एक ही बात है। स्टाइल टैग के थ्रू आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हेड के अंदर लिखते हैं। या फिर हमने कोई भी बाहर की फाइल हमने लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी इसमें ये चीज याद रखनी है कि एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी फाइल यहीं पड़ी होगी, ठीक है। अब फाइल जो है ना आपकी क्लाउड पे भी पड़ी हो सकती है, ठीक है। क्लाउड का मतलब ये है कि क्लाउड का मतलब पता है किसी को? क्लाउड का मतलब पता है किसी को? हेलो? जी सर बोलें। बाकी कोई भी बोल ले यार, या क्लास सर छोड़। क्लाउड तो वो एप्पल आईडी ना, जी। एप्पल आईडी की बात कर रहे हैं ना, आई क्लाउड। नहीं नहीं नहीं, कोई भी क्लाउड। क्लाउड का मतलब ये है कि अगर कुछ डिप्लॉय हुआ हुआ है कहीं पे भी, डिप्लॉय का मतलब ये है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। तो हम उसको क्लाउड ओ बोलते हैं। क्लाउड। क्लाउड, आई क्लाउड हो या कुछ भी हो, वो सब आपका क्लाउड ही कहलाता है, ठीक है। जब कोई वर्ड सर ऐसा आए क्लाउड का तो आपको यही गेस करना है कि ये कहीं डिप्लॉय हुआ हुआ होगा। सही है। ओके ओके। तो जरूरी नहीं है कि ये सीएसएस की फाइल यहाँ पड़ी हो या किसी फोल्डर में पड़ी हो, वो कहीं और पड़ी हो सकती है, ठीक है। आप उसको लगाएंगे और चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं सीडीएन लिंक्स, सीडीएन लिंक्स कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास देखें, कलर की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मल्टीपल कलर हो सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम एक पैराग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें सर पैराग्राफ को क्लाउड, जी। क्लाउड के बारे में थोड़ा बताएं। यार आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर क्लाउड के बारे में थोड़ा बताएं। क्लाउड का मतलब ये है कि एक चीज आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी हुई, ठीक है। आप फेसबुक पे अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो आपके मोबाइल में नहीं होती ना। मोबाइल में अगर आप डिलीट भी कर दें, लेकिन आपने प्रोफाइल पिक्चर अगर लगाई हुई है तो वो वहीं रहती है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक जहाँ से एक्सेस हो रही है, जिस तरह आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके लोकल होस्ट पे चलाते हो, सेम फेसबुक भी कहीं पे पड़ी हुई है, किसी और कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, वो यहाँ में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो किसी और बड़ा कंप्यूटर है, वो सुपर कंप्यूटर है, वहां पे वेबसाइट को रखा गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जैसे एड्रेस लिखते हो और आपके पास वेबसाइट ओपन होके आ जाती है, तो वो भी क्लाउड पे पड़ी हुई है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑनलाइन कहीं पड़ी हुई है और आप बस उसको एक्सेस करते हो ब्राउजर के थ्रू, या आपके पास उसका एड्रेस है, आप वो लिखते हो और वो ओपन हो जाती है, तो वो क्लाउड है। अब क्लाउड बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन इतना ये समझना है कि ये ऑनलाइन कहीं पड़ी होगी, किसी कंप्यूटर में पड़ी होगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, कलर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह रेड, डिफरेंट आपके पास कलर्स होते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं। आप अगर आपको पी को सिलेक्ट करना है तो आप पी लिखेंगे, स्पेस देंगे, ब्रैकेट डालेंगे और फिर से कलर लिखें, ठीक है। जब आप कलर लिखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, नाम याद नहीं है तो फिर आप यहीं से चूज कर लें, ठीक है। ये आपने कलर्स दे दिया इसको, पी को। अब आप जितने भी पीस लिखें इधर, उन सब पे ऑटोमेटिकली ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है। अच्छा, अब हमें ये समझ आ गया कि हम किस तरीके से सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये हो, फॉर एग्जांपल, आप इनमें एक और हेडिंग डालनी है, ठीक है। आपने कहा H1 की बाद आपको H3 भी डाल लिया यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी नाम दे दे, मैंने हेडिंग 3 नाम दे दिया। अब आप चाहते हैं कि जो H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है, वो सेम आपकी H3 पे भी अप्लाई हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H1 के साथ आपको H3 भी लिखना पड़ेगा।
एक इसमें कॉमा डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉमा देना पड़ेगा और उस वाले जो आपका सिलेक्टर है उसका वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हम कोई, अब आप इस तरह मल्टीपल है, ये आपको ट्राई करनी है चीज़ें। अब जितनी भी हेडिंग्स है ना, आप सारी यहाँ पे लिख लो कि आपने H5 अगर आए, या आप चाहते हैं कि दो हेडिंग्स डिफरेंट कलर की हों और बाकी डिफरेंट कलर की हों, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसी को कॉपी करें। आप चाहते हैं कि H2 रह गया ना हमारे पास, H2 और H4। ठीक है, इनका कलर आपको कुछ और चाहिए। इनका कलर आपको रॉयल ब्लू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, H6 लिखें, और हमने कौन सा लिखा है, सॉरी, H4। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपके पास। इस तरह ये है और ये है, कॉमा दे के आप मल्टीपल चीज़ों को इसी में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर आप किसी डिव को दे सकते हैं। ठीक है, तो डिव, डिव के बारे में सबको पता है क्योंकि हमने HTML के अंदर डिव लगाया था, राइट। तो एक डिव बनाते हैं हम, और इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, सही है। और इसके अंदर ना, डिव के अंदर आके हम एक और पैराग्राफ को पैराग्राफ लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है, ये वाला डिव है, इंस्पेक्ट करें इसको। ये देखिए, ये डिव है और ये इसका जो है ना पैराग्राफ है जो कि इसके अंदर है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको डिव को स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे। अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये सिलेक्टर पढ़े, तो अभी के लिए आप जब इसमें डिव पे आएंगे ना, तो आप कहेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप कुछ सेम कलर्स आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज कर लें। ठीक है, तो आप देखें क्या हुआ, जो कलर है वो फ्रंट पे अप्लाई होगा, किसी फॉन्ट पे अप्लाई होगा इस तरह के, और बैकग्राउंड क्या होगा, किसी भी बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा। बैकग्राउंड में हमने क्या दे दिया था, डिव, तो ये डिव पे अप्लाई हो गया। ठीक है, आप पैराग्राफ को भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आते हैं, कुछ पैराग्राफ उठाते हैं, बल्कि हमारे पास पैराग्राफ इधर ही है ना, इधर ही हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लेकिन डबल प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब आप देखें, जितने भी डिव्स थे उन सबके बैकग्राउंड कलर क्या हो गए, सॉरी पैराग्राफ थे वो चेंज हो गए। और इसमें भी चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि जो डिव है ना उसको उसने रिप्लेस कर दिया, और जो उसका बैकग्राउंड कलर था वो उसने रिप्लेस करके ये वाला दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो अब बताएं, ये आप लोग के सामने स्क्रीन है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से करें। कोई, हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, फिर हम दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। कोई सवाल? ना सर। बाकियों को कोई सवाल? इतनी जल्दी तो नई चीज समझ नहीं आ जाती है जितनी जल्दी आप लोग को आ गई।
ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने टेबल को देखा था, और आई गेस यहाँ तक हमने कवर किया था, टी है, टी बॉडी और ऑल दोस थिंग्स। आज सब हमारा भाई टॉप। आपकी आवाज कम, मेरी आवाज नहीं कम। जी, कोई और बताएगा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो। जी सर, ओके सर, प्रॉपर आवाज सही है। उसके स्पीकर को कम इस बाकी दो तीन और बता दें, ताकि मेरी आवाज़ तो आई गेस सही है, जी क्योंकि सर, हेडफोन आ लगाया रही हुआ है है मैंने। आवाज। अच्छा। जी अच्छा, फॉर्म्स से हमने स्टार्ट करना है। फॉर्म्स आप लोगों ने देखे होंगे, लाइक एवरीडे आप फॉर्म्स देखते हैं, ठीक है। आप प्रिंटेड फॉर्म देखते हैं, अगर आपने कहीं एडमिशन लेना है, कोई कहीं भी एडमिशन लेना है, कुछ करना है, तो आप फॉर्म फिल करते हैं, अपना डेटा पुट करते हैं उसके अंदर और सबमिट करा देते हैं। तो सेम जो आपका रियल लाइफ की एग्जांपल है, वो ही एचटीएमएल के अंदर हमारे पास आती है, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म्स आते हैं। और सेम जो आपको फॉर्म्स अगर नज़र आ रहे हैं, अगर हम यहाँ गूगल सर्च करें, कुछ फॉर्म्स आप लिखें सिर्फ खाली, ये बहुत सारे आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप कौन सा फॉर्म किस वक्त डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बेसिक, अगर आप वेब में कुछ डिज़ाइन करेंगे, तो आप ये एचटीएमएल की ही टैग्स को यूज़ करेंगे और फिर उनमें डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी मर्जी से आप। अब ये दो फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, कि ये फॉर्म है, कि ये फॉर्म है, ये सारा जो डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये थ्रू सीएसएस है। एचटीएमएल से जब भी आप बनाएंगे, तो आपको सेम फॉर्म ही बनता हुआ नज़र आएगा। बट आप देखें, यहाँ पे वैरायटीज़ काफ़ी सारी हैं, तो ये सारा सीएसएस के थ्रू ही हुआ है। अच्छा, फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए हम लोग फॉर्म का टैग लगाते हैं और फॉर्म के टैग को क्लोज करते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, और दरमियान में हम फॉर्म का कंटेंट रखते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें हमारी क्लास से, ठीक है, गिटअप पे आपको कोड मिल जाता है, लास्ट टाइम वाला कोड भी वहाँ अवेलेबल है। index.html हमने लिखा, और इसको आप क्लास 3 देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फॉर्म अगर डिज़ाइन करना है, तो आप सारी फॉर्म लिखें और इस तरीके से सर, एक सवाल है। डिज़ाइन करें। जी। मैं- सर, गिटहब का लिंक आपने नहीं दिया है, ये किस नाम से जिया, यूट्यूब? गिटअप का लिंक दिया होगा यार हमने यहाँ पर, अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, मैंने यहाँ शेयर किया है। ये वीडियो है ना आपके पास? वीडियो आपने देखी है? वीडियो को आपने व्यू किया है? नहीं सर। तो फिर आप कैसे बोल नहीं सकते सर। हैं? पहले आप वीडियो तो देखें जाके। ठीक है, सर सर। वहीं वहीं पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जी अच्छा। सर। अच्छा, फॉर्म को आपने इस तरह स्टार्ट करना है और इस तरह एंड करना है, ठीक है। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। अभी ये क्या है, अभी हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, ठीक है। आप फॉर्म बनाएंगे, इस तरह फॉर्म बन जाएगा। फिर आपके पास एक एट्रीब्यूट जो नजर आ रहा है, वो है एक्शन का, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे ही आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, सब में सेंड का बटन नज़र आ रहा होगा। सब ने अपने अपने अलग तरीके से नेम रखे होंगे, किसी ने सेंड रखा होगा, किसी ने कोई बटन नहीं रखा, इंटर के ऊपर चल रहा होगा, और डिफरेंट तरीकों से लोगों ने यहाँ पे, अगर आप लॉगिन का फॉर्म कोई खोलते हैं, तो वहाँ लॉगिन लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो सब सबमिट ही हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सबमिट वो कैसे हो रहे हैं, वो डायरेक्टली सबमिट हो रहे हैं, एक्शन के थ्रू हो रहे हैं, या उनकी हम वैल्यूज को गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में और किसी एपीआई के साथ अटैच करके भेजते हैं। तो ये सारे काम हम फॉर्म के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब एपीआई क्या है, एपीआई क्या है, ये हम देखेंगे, बट आप याद रखें कि कोई भी डेटा आपका जब सेव होता है ना, एपीआई के थ्रू ही सेव होता है। अब वो एपीआई क्या है, हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखेंगे। तो एक्शन अगर आप खाली छोड़ देंगे, तो अभी के लिए नो इशू है, क्योंकि अभी हम सिर्फ यूआई बना रहे हैं। अभी हम कोई डेटा फ्रंट एंड पे, सॉरी बैक एंड पे नहीं भेज रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी के लिए आप करें जो एक्शन हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसको
एम्प्टी ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, फॉर्म के ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आ रहा है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन है ये। अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और बस इसको ऐसे ही रखें। प्लेस होल्डर अगर आप देना चाहें तो दे दें। अभी हम प्लेस होल्डर के बगैर व्यू करते हैं कि कैसे व्यू आ रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्म बन गया हमारे पास। हम थोड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं ताकि इस फॉर्म के ऊपर आप एक हेडिंग डाल दें, स्टोकी। ठीक है, ये इस तरीके से एक फॉर्म बनेगा। और इसके अंदर आप टेक्स्ट है तो आप यूँ इस तरह का कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सही है। सेम आपको जो फॉर्म नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये सारी चीज़ें आपको नज़र आने लग जाएंगी। अच्छा, प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर देते हैं, ठीक है। आपने कहा नेम, नेम देते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरीके से प्लेस होल्डर आ गया, ठीक है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि ये उसके अंदर है। जब आप टाइप करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। वो कोई ऐसा नहीं है वो बैक पे नजर आता है, आप समझे बैकग्राउंड में नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो ये आपकी एक टाइप है जिसकी है टेक्स्ट। अगर आप नीचे जाएं और अच्छा, फिर आपके पास आते हैं, अच्छा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी हम सारी टाइप्स देखते हैं। फिर आपके पास आता है लेबल। आप लेबल के अंदर उनको इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एक लेबल आपने बनाया और दूसरा लेबल। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब आप फॉर्म फॉर लगाते हैं ना, फॉर का मतलब, फॉर आपको यूआई में कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट ये बाइंडिंग के लिए होता है कि दिस लेबल इज इसके लिए, ठीक है। जो आप आईडी देते हैं, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। आईडी अगर हम देते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। इसका मैंने नेम भी दे दिया। मैंने कहा नेम इसका होगा फर्स्ट नेम। नेम भी देना जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यूज को गेट करते हैं। हम आईडी जो भी आप देंगे ना, ठीक है, नेम आईडी दे दें इस तरीके से। तो ये जो नेम आईडी है ना, ये यूनिक है। अब ये आईडी आप किसी भी एलिमेंट को नीचे कहीं पर भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब चाहे वो डिव हो, स्पैन में दे दियो आपने, H1 में दे दियो, आईडी कहीं भी दे दियो, तो आप आईडी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन एलिमेंट्स को गेट करते हैं, इनमें चेंजेस करते हैं, इनकी वैल्यूज गेट करते हैं, इनमें न्यू वैल्यूज ऐड करते हैं, इनकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर आपने आईडी के थ्रू इसको पिक कर लिया होगा कि मैंने इसको पिक करना है और इसकी मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है, जैसे यूजर बटन पे क्लिक करे या यूजर नया नया पेज पे आया है उसको दिखाना है, इसका कलर चेंज करके कुछ भी है, एक्स वाई जी, ठीक है। तो होगा क्या कि आप अगर आईडी 2 दे देंगे ना, तो जब भी आप आईडी से पिक करेंगे ना आपके पास 2 एलिमेंट आएंगे, तो वो फिर जो है ना आईडी का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, जो क्लास एक और एट्रीब्यूट है, अगर आप क्लास देते हैं तो वो आप मल्टीपल दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी हमने यहाँ पे एक आईडी दे दी जिस तरह इन्होंने दी है। चलो इसको देखते हैं। ये आपके पास है, तो कमेंट आउट करते हैं। ये एक लेबल है और इनपुट टाइप है। इसकी वैल्यू आपने क्लास एक्स दे दी। अच्छा, वैल्यू का एक और एट्रीब्यूट आ गया, अभी देखते हैं। इसको अभी रहने दें। टाइप रेडियो है और नेम क्लास है और आईडी 1 है। सेम ये भी है, इसको भी उठाएं। इसके आप देखें, नोटिस करें, इसका जो टाइप है वो अब चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप हो गया रेडियो। अब रेडियो जो है ना इस तरीके से बटन होता है, ठीक है। लेबल आप देखें, लेबल हमने दिया लेकिन हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आपको लेबल का कोई इफेक्ट यूआई पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, जो जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आप एक डिव के अंदर आईडी भी दे सकते हैं, सेम आईडी देखें, आईडी अलग अलग है, लेकिन क्लास आप मल्टीपल डिव्स पे सेम भी दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सही है।
क्लास और आईडी का ये डिफरेंस है, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये फिर सीएसएस में बहुत काम आएगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो अभी कर लें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आईडी और क्लास के अंदर कोई मसला है तो बताएं। और फॉर्म अभी हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आईडी और इसको क्लियर सर करना जरूरी है जी। सर दोबारा रिपीट करें, समझ नहीं आया सही से। ओके। अच्छा, आईडी आईडी हम कहीं भी लगाते हैं ना, तो हम एक दफ़ा ही लगा सकते हैं। अभी आपके पास ये दो डिव आ रहे हैं, डिव हम पढ़ चुके हैं, एक ये डिव है और एक ये डिव है। आईडी अगर हम कहीं भी लगाएंगे तो वो सेम नहीं लगेगी। एक दफ़ा एक जगह लग गई तो दोबारा नहीं लगेगी, ठीक है। आईडी को आप समझ लें आपका एनआईसी जो है ना, एनआईसी नंबर, एनआईसी नंबर आपका आपका ही हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपके भाई का एनआईसी भी सेम है और आपका भी सेम है, तो जब आपको कोई बुलाएगा एनआईसी के थ्रू तो आप दोनों चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उसको रखते हैं यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब है वो सबसे अलग है और वो एक ही दफा होगा। तो आईडी को आप एनआईसी नंबर समझ लें, ठीक है। फादर नेम को आप क्लास समझ लें, ठीक है। तो फादर नेम देखें, इसको भी सेम दे सकते हैं, इसको भी सेम दे सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से अगर समझना है तो समझ लें आप। क्लास जो है ना मल्टीपल जगहों पे आ सकते हैं, लेकिन आईडी एक ही जगह पे आएगी। किसी को कंफ्यूजन? नो सर, कोई। नहीं है आईडी और उसके अंदर, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सेम लेबल आपको यहाँ भी दे रहे हैं, ठीक है, ये पर चेक बॉक्सेस के अंदर है। वो भी कमेंट आउट करते हैं आप। ये चेक बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। सेम उसकी टाइप है, उसकी वैल्यू है और नेम है। टेक्स एरिया, टेक्स एरिया भी एक जो है ना आपका इनपुट टाइप है। अगर टेक्स एरिया आप देते हैं, काम करते हैं इन सबको, नहीं छोड़ दें। टेक्स एरिया आपका कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और ये सारे काम कर सकते हैं अगर आपको। अच्छा, ये जो सारे हैं ना ये इनलाइन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेक आ जाए बीच में, तो आप एक बीआर का टैग लगा दें ताकि ये नीचे आ जाए, और आप इस तरीके से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा पैराग्राफ कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे करवा सकते हैं यूजर से। फिर आपके पास है सिलेक्ट। सिलेक्ट भी एक जो है ना आपके पास, सिलेक्ट आप लोगों ने काफ़ी जगहों पे यूज़ किया होगा जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें कि अगर आपको इसको हटा देते हैं इन सबको, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट आपने ऐड करना है, तो आप सेलेक्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है, और उसको नेम देते हैं और फिर उसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस डालते हैं। ऑप्शन 1 दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, सही है। अब अगर आप इधर आते हैं तो आपको ये इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सबको दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका नाम चेंज करने हैं ताकि आपको पता चले, जो वैल्यू है वही आप नाम दे दें, ठीक है, इस तरीके से। इसको भी आप यहाँ से ब्रेक करें। इसका जो सिलेक्ट का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट आपने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, जब आप अपना कंट्री सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक लिस्ट आ रही होती है, सही है। तो उसमें क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो पता होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ जो कि मुझे डेटा चाहिए सिर्फ इंडियन पाकिस्तान के किसी 4-5 शहर का डेटा चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना सिटीज ऐड कर दोगे कि आपको इन्हीं सिटी से हो, आप इनसे सेलेक्ट करो और ऐड कर दो। फिर कंट्रीज में भी ये होता है कि मल्टीपल लिस्ट आ रही होती है कंट्रीज की। अब जितने भी कंट्रीज
में मतलब वो फॉर्म जाना है या वहाँ का डेटा चाहिए तो वो ऐड कर देते हैं। यही फिक्स वैल्यू होती है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। और बैकएंड पे एज अ डेवलपर अगर आपको इसकी वैल्यू यूज करनी है तो आप इसको पिक करते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली आप दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप बोल दो कि नहीं भाई कराची आना चाहिए, जब वो दिल्ली को सिलेक्ट करें तो कराची की वैल्यू आनी चाहिए। यूजर तो जो होगा वो दिल्ली को जब सिलेक्ट करेगा, लेकिन जब आप उसकी वैल्यू को पिक करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कराची। ठीक है। तो आपके लिए ये है, और यूजर को शो करवाने के लिए ये वाले टैक्सेस हैं, ठीक है। अब यहाँ आप कोई भी टैक्स डाल दो, नो इश्यूज, ठीक है। यूजर समझेगा कि वो दिल्ली सेलेक्ट कर रहा है। अब बैकएंड पे आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रख रहे हो तो आप ये रख दो, ठीक है। आपने अपना ये एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि अगर दिल्ली होगा तो DEL आएगा, मुंबई होगा तो इस तरह आ जाएगा, बेंगलोर होगा तो BAN, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप ये वैल्यूज यूज करोगे। अब यहाँ आप कुछ भी लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर को नजर भी नहीं आएगी ये वैल्यू। तो सिलेक्ट आप इसलिए यूज करते हो। अच्छा, इसके अंदर अभी हमें जो है ना इसने पढ़ाए हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो बटन बढ़ाया है, और चेकबॉक्स का बताया है, और आपका टेक्स्ट एरिया बताया है। बहुत सारे और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ जाते हैं W3 स्कूल पे, और यहाँ से आप HTML सेलेक्ट करें और आप आ जाएं यहाँ पे फॉर्म्स पे, ठीक है। आपको एक फॉर्म है, अब यहाँ पे बहुत सारे और फॉर्म्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ने एग्जांपल दी हुई, अभी इसको देखते हैं हम, तो आप देखें कि इन्होंने फॉर्म बनाया, एक्शन बनाया, एक्शन को हम अभी खाली छोड़ेंगे, ठीक है। फिर से इन्होंने लेबल बनाया। अब जो लेबल है ना, जिस तरह हमने यूज किया है, हमने तो लेबल के अंदर लगाया है, लेकिन ये लेबल बाहर लगा है। और बाहर उन्होंने क्या दिया है, आप देखें, उन्होंने फर्स्ट नेम दिया और फर्स्ट नेम ऊपर आ रहा है, और फॉर में उन्होंने लिखा है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं जूम कर सकता हूँ उसको, ठीक है। अब देख, तो अब आप देखें, अगर हम सिर्फ इसको देखें, सिर्फ इसको, और बल्कि इसको पिक करें, ये एक फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। अभी आप अगर इसको इग्नोर करें, आप सिर्फ इसको देखें, तो आप देखें एक लेबल है जो कि क्लोज हो गया, सही है, और लेबल यहाँ पर आ गया। अब लेबल बाहर बना हुआ है, ठीक है। लेबल के अंदर इनपुट बॉक्स नहीं है, इनपुट बॉक्स नीचे है और लेबल ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमने इसको बाइंड किया हुआ है लॉजिकली, किससे, देखें, फॉर में हमने क्या दिया है, एफ नेम जो आईडी वाला है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट नेम, और ये है लास्ट नेम। तो इस तरीके से भी आप फॉर्म बना के लेबल करके और इस तरीके से इनपुट दे सकते हैं, सही। ये भी टैक्स है और ये भी टैक्स है। और एक दूसरा टाइप आ रहा है इनपुट टाइप सबमिट। अगर आप इनपुट टाइप सबमिट करते हैं फॉर्म के अंदर ही, तो ये क्या बनता है, अगर आप इसको यहाँ रखें, देखें, उसकी टाइप आपने सबमिट दी और वैल्यू बस सबमिट दे दी। अब क्या होगा, अब आप इसको देखें, तो ये सबमिट का बटन यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने टाइप क्या दिए, सबमिट, और वैल्यू दिए सबमिट, ठीक है। कोई सवाल किसी को? तो हम यहाँ से इसको और भी चीजें देखते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, रेडियो आ रहा है, चेकबॉक्स आ रहा है, सबमिट आ रहा है, और बटन आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको जरा देखें, मुझे एक सेकंड दें। जी सॉरी। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, रेडियो आ रहा है, चेकबॉक्स आ रहा है, ये हम तीनों चीजें देख के आ चुके हैं। सबमिट भी हमने देख लिया, अगर सबमिट बनाते हैं तो बटन बन के आ जाता है। और एक और है इनपुट टाइप, अगर आप बटन देते हैं ना, तो तब भी ये क्या नजर आएगा आपको, बटन ही नजर आएगा।
हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये आपको मैं बता भी रहा हूँ कि इस तरीके से आप W3 से चीजें देख सकते हैं। एक्शन का एट्रीब्यूट है, आप इसको अभी एम्प्टी छोड़ेंगे, ठीक है। टारगेट का वो बता रहा है, टारगेट तो हम देख के आ चुके हैं उसके अंदर। फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे फॉर्म एलिमेंट्स हैं। इनपुट, लेबल, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड्स, डेटा लेस, आउटपुट, ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप। अच्छा, सबसे पहला जो है सिंपल टाइप टेक्स्ट है, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है। लेबल क्या करता है, ठीक है, लेबल डिफाइंस अ लेबल फॉर सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। अगर आप लेबल नहीं रखना चाहते ना, तो आप लेबल ना रखें, बस आप प्लेस होल्डर के अंदर जो है ना वो चीजें ऐड कर दें, तब भी जो है ना यूजर को समझ आएगा। लेबल सिर्फ यूजर के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट एलिमेंट्स हमने देख लिया कि सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और जो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं वो जो है ना आपके डेवलपर के लिए होती है, और बाकी ये यूजर के लिए होती है। सही। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट के अंदर, अच्छा इस सेलेक्ट को आप रहने ही दें, ये सेलेक्ट हमारे काम का नहीं है। अच्छा, मल्टीपल सेलेक्ट को भी आप छोड़ें। टेक्स्ट एरिया को देखें। अच्छा, मल्टीपल सेलेक्ट ज़्यादातर जो है ना वो टच स्क्रीन के लिए होता है, बट हम इसके लिए भी ये ही यूज़ करते हैं जो हमने नॉर्मल देख के आए हुए हैं। टेक्स्ट एरिया हम देख के आ गए। टेक्स्ट एरिया में दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास और हैं। सबसे पहला है सॉरी, रो 10 और कॉलम 30। तो अगर हम देखें अभी हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सही है। अगर हम इसके टेक्स्ट वो बढ़ा देंगे जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रो 10 और कॉलम्स 30 हैं, तो ये थोड़ा जब भी आएगा ना ये खुद ही इंक्रीज होके हमें मिलेगा, ठीक है। रॉ का मतलब है कि इस तरीके से रो आ गई और इस तरीके से कॉलम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, बटन, अगर आप बटन बनाते हैं, ठीक है, आप इनपुट टाइप बटन भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बटन को बना सकते हैं। अभी ये सबमिट का है, अगर मैं इसको बंद करूं और एक बटन का एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप सबमिट लिख दो, तो आपको सेम आउटपुट यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। ये सबमिट का दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन बटन जो है ना आपको जावास्क्रिप्ट और सारी चीज़ों में भी हेल्प देता है, वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फील्ड सेट एलिमेंट्स इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म। फील्ड सेट्स अगर आप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ फील्ड सेट लगाया और यहाँ लगाया, ठीक है, और बाकी आपने वही सेम अपना फॉर्म बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फील्ड सेट बनाते हैं और फील्ड सेट के साथ आपके पास एक लेजेंड आता है, ठीक है। लेजेंड में जो है ना आप एक कोई भी हेडिंग देते हैं, आप इसको खोलें, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म का व्यू आएगा, ठीक है। यहाँ आपको इस तरीके से ये लेजेंड नजर आएगा, इस तरीके से, और इस तरीके से ये इस तरह। अगर हम इसको कॉपी कर लें अभी के लिए जल्दी से, या हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो अभी हम करते हैं इन सबको ऊपर तक कमेंट आउट, ठीक है। इसको भी, इसको रहने देते हैं, सही है। ऊपर से हमने कमेंट आउट कर दिया सब कुछ। अब ऐसे अगर इसका व्यू देखें तो हमें कुछ इस तरीके से व्यू नजर आएगा। अच्छा, सबमिट का बटन इसके अंदर ही है, तो हम इसको भी वो कर देते हैं, इस तरीके से नजर आएगा। अब सेम आप क्या कर सकते हो, अभी आपने पर्सनल डेटा आप पर यहाँ लिख दें आप, पर्सनल पर्सनल डेटा है, ठीक है, ये आपका। और सेम आप इसको कॉपी करें फील्ड सेट को और यहाँ रखें, और यहाँ पे आप दे दें, जब आप दे दें फाइनेंस, फाइनेंस का डेटा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना चीज़ें डिवाइड कर सकते हो फॉर्म के अंदर। और अगर आप ये नहीं चाहते हो कि सबमिट का फॉर्म जो है आपका इनपुट टाइप सबमिट बार बार आए, तो आप इसको बंद करें और इसको जो है ना बाहर रख दीजिए। इस तरह ये हमने बाहर रखा हुआ है फील्ड सेट से, इसको बाहर रखें और इस तरीके से आप बना लें, ठीक है। तो आपका ये अलग अलग डेटा आपको नज़र आएगा।
हम्म, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं आप अपनी तरफ से एक और दो चीजें भी आपको ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर होंगी। सोमेश्वर। अच्छा, अगर आप इनपुट टाइप लिखते हैं ना यहाँ पे, और टाइप इसको हटाते हैं, ठीक है, आप जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे आपके पास डेट भी आएगा, डेट टाइम भी आएगा, ईमेल भी आएगा, फाइल भी आएगा, इमेज भी आएगा, नंबर भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा। ये सारे आएंगे। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड रखते हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से आएगा कि आपका जो है ना पासवर्ड आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब अगर आप ईमेल करते हैं, सही है, आप इधर आ जाएं, आपका इनपुट इनपुट टाइप ईमेल है आपके पास, ठीक है। तो ये हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, ये ईमेल है और ये आपका पासवर्ड है। तो जब ईमेल वाला आप रखते हैं ना, तो ये आपको देखें ऑटोमेटिकली बताता है कि भाई अगर आपने इसकी टाइप ईमेल सेलेक्ट करी हुई है, तो कोई बंदा अगर इस तरीके से लिखेगा तो वो कहेगा कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एट द रेट नहीं है, ईमेल एड्रेस पूरा सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो ये आपके डेटा को क्या करता है, वैलिडेट करता है। सही है। फिर आपके पास है इनपुट टाइप डेट। डेट क्या करेगा, पूरा कैलेंडर ओपन कर देगा। सही है। एक और है इनपुट डेट टाइम। ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये नहीं चल रहा। खैर, अगर डेट चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और है जो कि है इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर भी आता है आपके पास। अब आपके पास देखें किसी भी उसके पर ये आइकन्स नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ नंबर वाले के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से नंबर्स दे सकते हो। अगर आप कुछ टाइप करते हो ना यहाँ से अल्फ़ाबेट्स, तो ये इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, नंबर्स डिस्प्ले हो जाते हैं, और आप फिर उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये सारे फॉर्म एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। और अगर आप कुछ रह गया हो हमारे से तो हम यहाँ पे ट्राई भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीक है, देखते हैं वीक क्या करता है। तो मैंने यूज़ नहीं किया कभी। इस तरीके से देखें, वीक्स में डिवाइड कर देगा। जो वीक चल रहा होगा ना, ईयर का वीक जो चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल 13 वीक चल रहा है 2025 का, तो इस तरीके से आपको सारा ये बताएगा। सर बहुत सारे और भी हैं, मैं आप ये लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको यहाँ से एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। ठीक है। कोई सवाल? हमारे पास 1 मिनट रह गया, फिर हम दोबारा से क्लास को रिज्वाइन करेंगे। हाँ, एक और चीज़ है हमारे पास, अ, बल्कि दो चीज़ें। पहला है रीड ओनली। ठीक है। रीड ओनली क्या करता है, द इनपुट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट इन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। रीड ओनली अगर आप किसी पे लगाते हैं ना, अब आप देखें ये कहाँ पे लगाया हुआ है, ये रीड ओनली लगाया हुआ है इनपुट टाइप जॉन के ऊपर। तो ये रीड ओनली, अब आप इसके अंदर कुछ भी करते रहो ये रीड ओनली ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। सही है। और अगर इसके ये इस पे रीड ओनली नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इस पे ऐड नहीं कर सकते, तो ये रीड ओनली है। फिर आपके पास है डिसेबल्ड। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देखें ये जॉन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डिसेबल्ड। अब जब डिसेबल लगा है ना, तो जॉन को आप बस सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बिल्कुल ही जो है ना इसको डिसेबल कर दे, और लुक भी इस तरीके से आ रही। रीड ओनली में तो ऐसा था कि इसके जैसा ही लुक था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, पूरा डिसेबल हो गया है। अच्छा, अगर आप यहाँ से साइज देते हो, फॉर एग्जांपल आपने साइज दिया 4, पिन का साइज है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, साइज ये है कि अगर आप फर्स्ट आपने 4 साइज दिया, ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट टाइम पे जो करेक्टर्स है ना, 4 के करेक्टर के हिसाब से अपनी विथ को सेट कर लेगा। बस इसी के लिए जो है ना हम साइज के एट्रीब्यूट्स देते हैं।
और यहाँ पर 50 है तो ये 50 नजर आ रहा है। अगर आप इसको भी 5 कर दोगे और सबमिट रन करते हो तो ये भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइज अगर हम देते हैं तो इसका मतलब है कि यूआई में वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फिर इसको रोकना है या कुछ करना है तो वो यहाँ पे लिमिट एक चीज होती है। ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में भी। बाकी हाँ, उसको हम क्लास के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सही है, क्लास खत्म होने वाली है। कोई सवाल है तो आप लोग कर लें।